अस्सलाम वालेकुम प्यारे रीडर्स, कैसे हैं आप सब। आज हम रीड करेंगे जुनून हरमज़ान नॉवल की एपिसोड नंबर 9, जो कि हबीबा राइट्स की तहरीर है। और अब एपिसोड को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। बाबा, आपने मुझे बुलाया क्या? वो रूम में दाखिल हुई थी जब इसकी नज़र हरमज़ान पर पड़ी और इसने अपने बाबा की तरफ देखते हुए पूछा था। जी सानिया बेटा, इन पेपर पर साइन करो। उन्होंने हल्कतर करते सानिया को मेज पर पड़े पेपर की तरफ इशारा करते हुए इन पेपर पर साइन करने का कहा था। पर बाबा, ऐसा क्या जरूरी है इनमें जो आप मुझे साइन करने का कह रहे हैं? इसने इन पेपर को देखते ताज्जुब से पूछा था। ये डाइवोर्स पेपर है सानिया बेटा, इन पर साइन करो। रमजान इस निकाह को नहीं मानता, तो इसलिए इस रिश्ते को ख़त्म कर देना ही बेहतर है। वो दो टोक लहजे में बोले थे। बदले में सानिया ने इनको मशकूक नज़रों से देखा था, गोया वो जो कह रहे थे क्या वो वाकई में सच है या फिर इसके कानों ने कुछ गलत सुन लिया हो। पर बाबा, मैं क्यों इन पेपर पर साइन करूंगी? ये मेरी जिंदगी है, कोई मजाक थोड़ी है कि कोई भी आए और अपना फैसला सुनाकर चला जाए। मैं इन पर साइन कभी नहीं करूंगी। वो यकदम चिकते हुए धाड़ी थी। वो क्या सोचे बैठी थी और इसके साथ ये क्या होने जा रहा था? इसे लग रहा था जैसे कोई तलाक के नाम पर इसके मुंह पर तमाचा मार रहा हो। सानिया, अब इस मौजू पर मजीद कोई बहस नहीं होगी। तुम अभी के अभी साइन करो। वो इससे ज्यादा इश्तियाल अंगेज लहजे में धाड़े थे। बाबा, आप देख नहीं रहे हरमजान सानिया अपिया के साथ कितना बुरा सलूक कर रहे हैं, और बजाय हरमजान पर गुस्सा करने के आप मेरी अपिया पर गुस्सा दिखा रहे हैं। इनके बढ़ते झगड़े का शोर सुनकर वो दोनों माँ बेटी इस कमरे की तरफ दौड़ती हुई आई थी। मलिहा बेगम तो अंदर की सूरत हाल देखकर शॉक्ड रह गई थी, जबकि जानिया रूहान से लहजे में कहते अपने बाबा से सवाल कर गई थी। तो तुम तो चुप ही रहो, इस सारे फसाद की जड़ ही तुम हो। तुमने ही हरमजान को अपनी तरफ रागिब किया, इस पर अपने हुस्न का जादू चिल्लाया, जो अभी से तुम्हारे अलावा कोई नजर ही नहीं आता। अगर तुम ये सब ना करती तो हरमजान मेरे साथ कभी ऐसा नहीं करते। वो मलिहा बेगम के गले लगते रोते हुए इन्हें जानिया के खिलाफ कर रही थी, जिस पर मलिहा बेगम ने बेयकीन सी एक निगाह कमरे में बैठे सभी नफूस पर डाली थी, जबकि जानिया ने तो इनकी ऐसी नजरों की ताब ना लाते हुए निदामता शर्मिंदगी और खफगी से अपनी नजरें ही झुका ली थी। इसका ये अमल मलिहा बेगम की नज़रों में इसे कसूरवार ठहरा किया था, जबकि वो इस सारे किस्से में बेकसूर होते हुए भी इनकी नज़रों में कसूरवार ठहरी थी। ममा, मेरी बात सुने इस सब में। बस जानिया, एक लफ्ज़ और नहीं। और हाँ मजान, ये क्या तमाशा लगाया हुआ है? जब तलाक ही देना थी तो निकाह क्यों किया? क्यों अब मेरी बेटी को जिल्लत खुआर कर रहे हो? और मियाँ साहब, आपको क्या हो गया था? आप क्यों इस तरह मेरी बेटी को तलाक के लिए असरार कर रहे थे? ये मत भूलिए कि सानिया आपकी ही बेटी है, जिसके साथ आप इतना बुरा करने जा रहे थे। सानिया, तुम्हें सुनाई दिया कि तुम्हारे बाबा क्या कह रहे हैं? साइन करो इन पेपर पर। इनका जब सत्ता टूटा तो वो बोलने पर आए, तो बोलती चली गई, जबकि जुबैर खान के पास इनके किसी सवाल का जवाब नहीं था, क्योंकि इनके पास मलिहा बेगम के इन सवालों का कोई जवाब नहीं था ही नहीं। फिर तो किस मुंह से इन्हें दिलासा देते, और फिर जब बोले तो इनके इन सवालों के बदले में सानिया को फिर से बारोब अंदाज में साइन करने का हुक्म दिया था। आप यही चाहते हैं ना, मैं इन पेपर पर साइन कर दूं? तो ठीक है, मैं भी इन पेपर पर मरते दम तक साइन नहीं करूंगी, ये मेरी भी जिद है। वो इनकी तरफ बेयकीनी से देखती मेज पर पड़े पेपर को अपने हाथों में उठाते हुए एक पल के लिए ठहर कर बोली थी, जब अगले ही पल में इसने अपने हाथों में थामे हुए इन तलाक के कागजात को बेदर्दी से फाड़ते हुए इनको कई टुकड़ों में तकसीम कर दिया था। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम इन पेपर के टुकड़े टुकड़े कर दो, और तुम्हें क्या लगता है कि हरमजान हमदानी इसके बाद अपने कहे से फिर जाएगा? तुम इस सानिया जुबैर खां, तुम्हारी ये सबसे बड़ी हमाकत है कि मैं अपने कहे से पीछे हट जाऊंगा। जबकि इसके ऐसा करने पर हमजान का चेहरा जब्त और ज्यादती के मारे सुर्ख पड़ गया था। इसलिए सोफे से उठते हुए वो बिखरे हुए लहजे में इसे तंबिया कर रहा था, गोया वो चाहे कुछ भी कर ले, इनका आज तलाक होकर रहेगा। हरमजान बेटा, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम क्या चाहते हो? बताओ तो सही। मलिहा बेगम ने इसके बिगड़े तेवरों को देखते मसलियत अमेज लहजे में इससे पूछा था, क्योंकि इन तलाक देती जुबानों को क्या पता कि बेटियों के दुख माओं का कलेजा चीर देते हैं, फिर वह चाहे बेटी किसी अमीर घर की हो या गरीब। एक बार तो ये अल्फाज माओं के कलेजे को चीर ही डालते हैं, और मलिहा बेगम की भी इस वक्त यही सूरत हाल थी। वो बस यही चाहती थी कि अपनी बेटी के इस बिखर रहे रिश्ते को किसी न किसी तरह समेट लें।
میں کیوں اسے طلاق دینا چاہتا ہوں یہ میں مرتے دم تک کسی کو نہیں بتاؤں گا۔ اور رہی بات جانیہ کی تو ہاں، یہ میری پسند ہے اور اس سے شادی کرنا میری زندگی کی اولین خواہش ہے، لیکن آپ چاہیں تو یہ نکاح برقرار رہ سکتا ہے اگر آپ جانیہ کا میرے ساتھ نکاح پڑھوا دیں۔ میں اس لڑکی کے لیے پھر کبھی طلاق جیسے لفظوں کا نام بھی اپنی زبان پر نہیں لاؤں گا۔ تم شاید بھول رہے ہو یا پھر تمہیں اس بارے میں کچھ معلوم نہیں کہ ہمارے اسلام میں مرد ایک بہن کے نکاح میں ہوتے ہوئے اس کی دوسری بہن سے نکاح نہیں کر سکتا۔ ہمارے اسلام میں یہ جائز نہیں ہے۔ تو اس لحاظ سے اگر میں تمہیں جانیہ سے نکاح کے لیے اجازت دے بھی دوں تو یہ ہمارے اسلام کے خلاف ہوگا، اور میں اپنے اسلام کے حدود کے خلاف ایسا کوئی کام نہیں کروں گی جو میرے اللہ کی قائم کی گئی حدود سے تجاوز کر جائے اور میرا یہ عمل میرے خدا کو ناراض کرنے کا سبب بن جائے۔ تم ثانیہ کے ساتھ اپنا رشتہ برقرار رکھنا چاہتے ہو تو پھر ٹھیک ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا، اور اگر نہیں تو جانیہ سے شادی کرنے کا سوچنا بھی مت کہ میرے ہوتے ہوئے ملیحہ بیگم کچھ ایسا ہونے دیں گی۔ وہ ان کی باتوں کو سنتے ٹھہرے ہوئے لہجے میں ان کے سامنے اپنی ڈیمانڈز کو رکھ رہا تھا، جبکہ اس کی باتوں کو سنتے ملیحہ بیگم تلخی سے مسکرائی تھی اور اس کے سوالوں کا طنزاً جواب دیا تھا، اس کو اسلام کی حدود یاد دلائی تھی جنہیں شاید وہ بھول چکا تھا یا پھر جان بوجھ کر نظر انداز کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں الحمدللہ اسلام کی قائم کردہ حدود سے بخوبی واقف ہوں، اور اس بات سے بھی بخوبی واقف ہوں کہ اسلام میں اگر مرد اس عورت کو طلاق دے دے تو وہ جس سے مرضی نکاح کر سکتا ہے، تو چاہے پھر وہ عورت اس کی سگی بہن ہی کیوں نہ ہو۔ تو آپ کو اس بات کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ رمضان حمدانی جو کچھ بھی کرے گا جائز طریقے سے ہی کرے گا، کیونکہ ناجائز کام نہ ہی اس کے کبھی پسندیدہ رہے اور نہ ہی کبھی اس کو راس آئے۔ وہ ان کی باتوں کا جواب دیتا سختی سے بولا تھا، اس کے لہجے میں چٹانوں جیسی سختی تھی، کیونکہ وہ خود ایسے برے کاموں سے دور رہتا تھا اور دوسروں کو بھی ان سے دور رہنے کی ہر ممکن کوشش کرتا تھا۔ تو پھر کیسے ہو سکتا تھا کہ وہ اپنے اللہ پاک کی قائم کردہ حدود سے مرتد ہو جائے؟ اس لیے سختی سے ان پر اپنا نقطہ نظر واضح کر گیا تھا۔ میں رمضان حمدانی اپنے پورے ہوش و حواس میں ثانیہ زبیر خان کو طلاق دیتا ہوں، طلاق طلاق، اس نے بے دردی سے کہتے ہوئے ایک بار میں ہی اسے طلاق کے ان تینوں الفاظ کا نام لیتے ہوئے ثانیہ کو اس رشتے سے آزاد کر دیا تھا۔ ثانیہ میرا بیٹا؟ جبکہ ثانیہ یہ سب سنتے ہوئے پتھرائی ہوئی آنکھوں سے دیکھتی رہ گئی تھی اور سکتے سے نکلتے یکدم سے کمرے سے باہر بھاگی تھی، جبکہ اس کے پیچھے جانیہ اور ملیحہ بیگم بھاگی تھی کہ ثانیہ اپنے ساتھ کچھ غلط ہی نہ کر لے۔ اب کتنی اور دیر لگانی ہے آپ نے؟ کب نکاح ہوگا ہے؟ اب کتنی اور دیر لگانی ہے آپ نے؟ کب نکاح پڑھوانا ہے میرا آپ نے اپنی چھوٹی بیٹی سے؟ اور ویسے بھی میرا نکاح ثانیہ سے ہو یا جانیہ سے رہوں گا تو میں اس گھر کا داماد، تو اس لحاظ سے آپ کو اس ویڈیو کلپ کی فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے سسر جی۔ میں ہوں نا آپ کا داماد، آپ کے ہر دکھ درد بانٹنے کے لیے، اور ویسے بھی میرے پاس اتنا فضول وقت نہیں ہے کہ یہاں فضول کھڑے رہ کر مزید اپنا وقت برباد کروں۔ جلدی سے مولوی صاحب کو بلوائیے اور میرا جانیہ کے ساتھ نکاح پڑھوا دیں، نہیں تو دوسری صورت آپ جانتے ہی ہیں کہ… وہ یہ کہتے ہوئے اپنے کلائی پر باندھی مہنگی برانڈڈ گھڑی کو دیکھتے ہوئے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ سجائے انہیں مولوی صاحب کو بلانے کے لیے کہہ رہا تھا، اور آخر میں جب اس نے اپنی بات کو ادھورا چھوڑے دھمکی امیز لہجہ اپنایا تو زبیر خان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اس ہنستے مسکراتے حسین چہرے کی مسکراہٹ کو ہی نوچ ڈالیں، جس کی مسکراہٹ ان کے گھر کی خوشیوں کو کھا گئی تھی۔ اس کا مسکرانا انہیں زہر لگ رہا تھا۔ اگر اس کے پاس وہ ویڈیو کلپ نہ ہوتا تو یقیناً رمضان نے اس پوزیشن میں نہیں ہونا تھا کہ وہ ان سے کچھ کہہ سکے یا ان کا یوں تمسخرانہ مذاق اڑا سکے۔ وہ بے بس سے نیچے اپنے جبڑوں کو سختی سے بھیجے مولوی صاحب کو بلانے کے لیے کمرے سے باہر نکل گئے تھے۔ اب یا پلیز دروازہ کھولیں، یہ جو ہوا اس سب میں میری کوئی غلطی نہیں ہے، آپ پلیز دروازہ کھولیں۔ وہ دونوں ماں بیٹی بھاگتی ہوئی اس کے پیچھے آئی تھی، جبکہ ان کے خود تک پہنچنے تک اس نے دروازہ بند کر دیا تھا۔ اپنی ہار اس سے برداشت ہی نہیں ہو رہی تھی، اس نے کمرے میں پڑی ہر چیز کو تہس نہس کر دیا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ ان بے جان چیزوں کی طرح رمضان حمدانی کو بھی اسی طرح تہس نہس کر دے۔ وہ غصے سے گہرے گہرے سانس لے رہی تھی جب اچانک اس سوچ کے ساتھ کمرے سے باہر نکل آئی کہ وہ ایک بار ہار گئی تھی، جبکہ دوسری بار ہارنا نہیں چاہتی تھی، اس لیے کمرے کا دروازہ کھولتے ملیحہ بیگم کے روتے ہوئے سینے سے لگ گئی تھی۔ ماما، اس جانیہ کی وجہ سے میں تباہ ہو گئی، اس نے میری خوشیوں کو تباہ کر دیا۔
یہ میری खुशियों को खा गई। अगर बहनें अपनी सगी बहनों के साथ ऐसे करती हैं तो मेरी खुदा से दुआ है कि खुदा ऐसी बहनें किसी को ना दे। वो इनके सीने से लगी आहाजारी से रोते हुए बोले जा रही थी। अपिया आप प्लीज़ ऐसा ना बोले, मेरी कोई गलती नहीं है। मैं कभी भी इस शख्स को इसके इरादों में कामयाब नहीं होने दूंगी। आप मेरा यकीन करें। और मम्मा मेरी जानिए, इससे पहले कि मैं तुम्हें कुछ सख्त सुस्त सुनाऊं, बेहतर यही होगा कि तुम यहाँ से अभी के अभी चली जाओ। पर मम्मा मुझे कुछ नहीं सुनना तुम्हारी सफाई में, और बेहतर यही होगा कि तुम फिलहाल के लिए यहाँ से चली जाओ। मलिहा बेगम इसके टोकते हुए इसे वहाँ से जाने का कह रही थी, जबकि वो हैरत से मुंह खोले अपनी माँ की आंखों में अपने लिए नफरत और गुस्सा देख रही थी। जब इसने फिर से कुछ कहने के लिए मुंह खोला तो इनके सख्ती से कहने पर वो मुंह पर हाथ रखती अपनी हिचकियों का गला घोंटते वहां से भाग गई थी। वो अपने कमरे में आई तो दरवाज़ा बंद करते बिलक बिलक कर रोती थी। वो अपनी माँ बहन की आंखों में अपने लिए नफरत को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। वो इन सब का जिम्मेदार सबसे ज्यादा खुद को ठहरा रही थी। इसने इस पल को कोसा था जब इसके दिल ने इस शख्स को पाने की तमन्ना की थी। अगर वो शख्स इसे ऐसे ही मिलेगा तो ये इसके ख्वाबों गुमा में भी नहीं था। वो सोच रही थी इसकी बहन ने जो कहा वो झूठ थोड़ी था। वो वाकई में अपनी बहन की खुशियों की कातिल थी। अपनी बहन के इस रिश्ते को दीमक की तरह चाट गई थी। लेकिन एक बात तो तय थी, वो रमजान को इसके लिए कभी मुआफ नहीं करेगी, जिसके चलते इनका हंसता मुस्कुराता आशियाना बिखर गया। इस सोच के आते ही इसने फिर से बेदर्दी से रोना शुरू कर दिया था। न जाने कितने ही पहर तक वो ऐसे ही दूर रोती रहती। जब दरवाज़ा नॉक होने पर इसने अपने गोद में धरासर उठाया था और इस खुशी के साथ दरवाज़ा खोला था। न जाने क्यों इसकी अपिया आई हो इसे अपने गले से लगाने। जब वो ऐसे ही इसे कभी सख्त सुस्त सुना दिया करती थी तो वैसे ही इसे मनाने आती थी। अब की दफा भी इसी सोच के आते ही इसने चेहरे पर मुस्कान सजाए अपने आंसुओं को बेदर्दी से अपने गालों से रगड़ते हुए साफ करके दरवाजा खोला था। बाबा आप यहाँ? क्यों मैं यहाँ नहीं आ सकता? अपनी अपिया की जगह अपने बाबा को देखती इसने सवालिया लहजे में पूछा था। अपनी अपिया की जगह अपने बाबा को दरवाजे पर खड़ा देख इसके चेहरे की मुस्कुराहट पल भर में गायब हुई थी, जिस पर वो इसके सवाल के बदले सवाल कर गए थे। बाबा आप आ सकते हो जब चाहे, ये आपका भी उतना ही कमरा है जितना कि मेरा। वो खुश दिली से इनको इजाज़त देते हुए बोली थी। शाबाश मेरी बेटी जीती रहे, एक बात करनी थी तुमसे। वो अपना गला खनकारते इसे शाबाशी देते हुए अपने मतलब की बात पर आए थे। जी बाबा पूछे ना, बस हुक्म करे, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। पर बाबा मेरा यकीन करे इस सब में मेरा कोई कसूर नहीं। मुझे नहीं पता था कि मुझसे वादा करो, मैं अभी जो कहूँगा तुम वही करोगी, नहीं तो तुम्हारे बाबा जीते जी मर जाएंगे अगर तुमने मेरी इस बात को मानने से इनकार कर दिया। वो निपे तुले अंदाज में इससे वादा ले रहे थे और इसे इमोशनल ब्लैकमेल कर रहे थे ताकि वो अपनी कही हुई बात से फिर ना जाए। इसलिए इसको टोकते हुए इससे वादा लेकर इस बात को खुद को यकीन दहानी करवा रहे थे। जी बाबा मैं आपसे वादा करती हूँ, आप जो कहेंगे मैं वही करूँगी। पर बताए तो सही बात क्या है, मुझे क्या करना होगा? वो इनके हाथ पर अपना दूसरा हाथ रखते हुए पूछ रही थी। मैं चाहता हूँ कि तुम रमजान से अभी के अभी निकाह कर लो। वो गले को खड़काते हुए धीमे लहजे में बताते इसके सर पर धमाका कर रहे थे। इससे लगा गोया इस पूरे कमरे की छत इसके सर पर आन गिरी हो। वो कैसे इतना सब होने के बावजूद इतनी बड़ी बात कर सकते थे? क्या बाबा जान, मैं कैसे कर सकती हूँ इस शख्स के से निकाह जो मेरी बहन की खुशियों का कातिल है? वो बेबसी से लड़खड़ाते हुए लहजे में बोली थी। इसके वहमो गुमा में भी नहीं था कि इसके बाबा इससे कोई इस किस्म का वादा लेंगे। और बाबा जान इस शख्स ने अभी थोड़ी देर पहले क्या किया मेरी अपिया के साथ? आपको क्या इस बात का अंदाजा नहीं है जो आप ये सब कह रहे हैं? वो गम से निढाल लहजे में इनसे इस्तफसार कर रही थी। मुझे इल्म है, और तुम्हें क्या लगता है कि वो इतना कहकर खामोश हो गए थे? क्या बाबा इस शख्स ने आपको कोई धमकी दी है जो आप ऐसा करने पर मजबूर हैं? वो इसके यूं पूछने पर सर झुका गए थे। इस शख्स को मैं छोड़ूंगी नहीं। इसकी इतनी हिम्मत बाबा को धमकी दे, पहले मेरी बहन की खुशियों को बर्बाद कर दिया और अब आपको धमकियां दे रहा है। वो ये कहकर गुस्से से उठने लगी थी जब जुबैर खान ने इसे बाजों से पकड़ते रोक लिया था। तो क्या मैं ये समझूं कि मेरी बेटी मेरी बात को मानने से इनकार कर रही है? अगर ऐसा है तो मेरे जैसे बाप को जीने का कोई हक नहीं बनता। वो ये कहकर इसका बाजों से छोड़कर पास पड़े चाकू पर अपनी शाहरग पर रखते मायूसी भरे अंदाज में कह रहे थे। बाबा नहीं, आप जैसा करेंगे
मैं बिल्कुल वैसा ही करूँगी, बस ये चाकू खुद से परे करे, वो इनके चारों पर रखे चाकू को देखती खौफजदा सी होती इन्हें खुद पर से चाकू हटाने के लिए कह रही थी। इनके चारों पर चाकू के दबाव से खून के नन्ही नन्ही सी बूंदों को देखकर इसे चेहरे का रंग फूक हुआ था, इसलिए बगैर सोचे समझे इतना बड़ा कोलो करार इन्हें दे दिया था। वो मरने वाली हो गई थी जब इसके बाबा ने अपनी शाहरग पर चाकू रखा था और खून की वो बूंदें इसके कलेजे को चीर गई थी। वो इस सब की वजह सिर्फ और सिर्फ रमजान हमदानी को ठहरा रही थी और इसने सोच लिया था कि वो इस सब के लिए इसे मरते दम तक कभी भी मुआफ नहीं करेगी। शाबाश मेरी बच्ची, तुम अब जल्दी से नीचे आ जाओ, मौलवी साहब नीचे तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। वो इसे अपने बाजू में बहते प्यार से नीचे आने का कह रहे थे, जिस पर वह खामोशी से इनके साथ चल दी थी। जारी है तो प्यारे रीडर्स, ये रही आज की एपिसोड। अगर एपिसोड अच्छी लगी हो तो काइंडली वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। और फिर मिलते हैं इसी नॉवल के नेक्स्ट पार्ट पर। तब तक के लिए प्यारे रीडर्स, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।